तो जो आप अप्रैल 2025 का रिटर्न फाइल करोगे ना जीएसटीआर 1, तो उसकी जो टेबल नंबर 12 है ना, उसमें आपको एचएसएन डिटेल डालनी होगी। पहले भी डाली जाती थी एचएसएन डिटेल, लेकिन पहले क्या होता था मैं बताता हूँ। पहले ऐसे डालनी होती थी, जो आपके सामने अभी ये ओपन हो रहा है। यहां पर आपको क्या करना होता था, एचएसएन कोड हाथ से डालना होता था। ठीक है, हाथ से डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, उसका यूक्यूसी वगैरह आ जाता था, उसकी क्वांटिटी वगैरह, उसकी मतलब एचएसएन वाइज पूरी डिटेल। और ज्यादातर लोग क्या करते थे, टैली में अगर अकाउंटिंग कर रहे थे, टैली से डेटा डायरेक्टली अपलोड करते थे, तो इसमें आ जाता था। अब इसमें इस महीने से क्या नियम बना दिया है, इस महीने से जब आप अप्रैल 2025 का अपना रिटर्न फाइल करोगे जीएसटीआर 1 का, तो आपको B2B और B2C वाइज एचएसएन पॉपअप लिस्ट आएगी। उसमें पॉपअप में से जो एचएसएन आएगा वो डालते हुए आपको ये डेटा डालना होगा। तो ये मैंडेटरी कॉलम है। B2B चलो अपने केस में नहीं है मान लो, तो B2C में हमने जितनी भी सप्लाई की है, अब हमारी सप्लाई आप समझिए, आप एक किराना व्यवसायी हो, आपने रेगुलर स्कीम ले रखी है, आप 0% वाली सेल भी कर रहे हो एग्जेम्प्टेड, आप 5% वाली भी कर रहे हो, आप 12 वाली भी कर रहे हो, आप 18 वाली भी कर रहे हो, और आप 28 वाली सिगरेट भी बेच रहे हो। तो आपके केस में ये जितनी भी अलग अलग रेट वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन सबका एचएसएन अलग होगा, तो आपको उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। अच्छा, ये एक्सेल की सीट में आपने कहीं पर भी प्रोडक्ट का जिक्र तो किया ही नहीं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है और उसका क्या एचएसएन है। तो आप मुझे बताओ जीएसटीआर 1 में आप रिपोर्ट कैसे करोगे उसको? तो सर आप कह रहे हैं कि पॉपअप विंडो खुलेगी, तो मैंने जिस बेसिस पे लाइसेंस लिया हुआ है वही एचएसएन डिटेल दिखेगी। वही एचएसएन। और मान लो कि कोई दूसरी चीज, सपोज मैंने मेरे जीएसटी पे कोई मशीनरी खरीद ली, तो अब एचएसएन इसमें आएगा नहीं, तो उसका क्या होगा? खरीदने वाला एचएसएन नहीं डालनी, नहीं, यहाँ पर सेल डालनी है अपने को। तो सेल तो वही करूंगा ना जो खरीदा मैंने। नहीं, आपने जो खरीदा वो सेल करोगे आप, लेकिन जो आपने मशीनरी खरीदी वो तो आपके लिए इक्विपमेंट हो गई, वो तो आपकी एसेट हो गई, कैपिटल गुड्स हो गया, उसको बेचने के लिए थोड़ी खरीदी। छोड़ देता है अपन। जैसे मान लो मैंने किराना बता रखा है, मेरा काम जो है किराना का है, और मैंने कोई प्रोडक्ट पान मसाला खरीद लिया, मैंने वहाँ जीएसटी नंबर लेते हैं, पान मसाला मेंशन नहीं किया था। नहीं, एक एक जीएसटी नंबर लेते वक्त आप एक एक प्रोडक्ट को कभी मेंशन नहीं करते हैं। जीएसटी नंबर लेते वक्त आपको 5 मैक्सिमम गुड्स पिक करने होते हैं, गुड्स के एचएसएन पिक करने होते हैं। तो जब आपने वहां पर, मान लो वहां पर आपने किराना या ग्रोसरी आइटम ले लिया, तो वो ग्रोसरी आइटम का ही एचएसएन आपको पॉपअप में दिखेगा, आपको एक एक आइटम का। यूं तो किराना वाले के पास 5000 आइटम होते हैं, तो 5000 आइटम थोड़ी यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो उसका जो ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी का एक एचएसएन है, उसको उसी एचएसएन में काम करना बेसिकली। तो आपको हमेशा ध्यान देना, आपको प्रोडक्ट वाइज कभी भी एचएसएन नहीं लेने होते हैं। आपको प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी वाइज एचएसएन पिक करने होते हैं। और हम रजिस्टर्ड होते हुए भी कैटेगरी लेते हैं, एक एक प्रोडक्ट तो आता नहीं है। और मान लो सर जो 5 अपन ने कैटेगरी सिलेक्ट करी थी रजिस्टर्ड करते वक्त, उस 5 कैटेगरी से बाहर अपन ने अगर कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया, और फिर जब रिटर्न उसका ऑप्शन भी दिया जाएगा। अभी तो ये इंट्रोडक्टरी मोड पर है, ऐसी टेक्निकल इश्यूज आएंगे तब ये मॉडिफाई करेंगे इन चीजों को, है ना। और दूसरी चीज, एक और नया बदलाव है जो मई महीने में आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको पता हो तो टेबल नंबर 13 जीएसटीआर 1 से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आया था। तो अब तक क्या होता था, लोग ये डॉक्यूमेंट इश्यूड और एचएसएन वाली डिटेल छोटे व्यापारी जो होते थे ना, जिनका 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाले होते थे, वो इन टेबल्स को इग्नोर करते थे, भरते ही नहीं थे। तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको इसमें डेटा डालना ही डालना है। टेबल नंबर 13 को मैंडेटरी कर दिया, याद रखिएगा। अब टेबल नंबर 13 में क्या होता है, देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो, जैसे अभी अपन सोच रहे हैं ना कि भाई परचेज के आधार पे सेल डाल देते हैं, बिल तो बनाते ही नहीं है, एक आईडीए से सेल दिखा देते हैं गवर्नमेंट को। तो अब आप आईडीए से सेल नहीं दिखा पाओगे, बताऊं क्यों? क्योंकि जब आपको ये टेबल मैंडेटरी है। मान लो आपने ऊपर वाली टेबल में बताया कि भाई मैंने पूरा 4 लाख का माल बेचा है, B2C में बताया आपने, ये देखिए ये आपका B2C है, और इसमें मान लो आपने बताया कि भाई मैंने ये पूरा 4 लाख रुपए की सेल की है, इतना इतना % वाली ये सेल की है, राइट। अब क्या होगा, ये 4 लाख की जो सेल है वो किसी न किसी बिल के अगेंस्ट में की होगी आपने, किसी न किसी। 4 लाख रुपए की जो सेल इसमें दिख रही है, वो अपने को कागज पे भी दिखना चाहिए कि बिल नंबर 1 से लेकर तो बिल नंबर 47 एग्जैक्टली, बिल फाड़े हैं। हाँ फाड़े हैं। तो वो जो 1 से 47 तक है वो यहाँ डालने होंगे आपको डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप डालोगे, जैसे मई महीने में 1 से 47 डाला, तो जून महीने में 48 नंबर से शुरू होकर आगे के नंबर डलेंगे, तो वो सीक्वेंस वाइज चलेगी। ये आपको इनवॉइसेस की डिटेल यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई में डालनी पड़ेगी, याद। अब आप देखिए, अभी ये देखिए मैंने पिछला रिटर्न खोला हुआ है आपका मार्च का। अब ये देखिए मार्च में डाला ही नहीं गया हुआ है यहाँ पर कुछ भी। तो अब तक तो आप चल ही रहे थे, है ना, कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पर। तो ये अभी आपको बहुत मैंडेटरी चीज़ें हो गई है, इनको ध्यान में देना होगा, अन्यथा आपको इनवॉइसेस मतलब आपको नोटिसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये टेबल्स आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, 12 और 13 नंबर की वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स। एग्जैक्टली,
इसीलिए व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड कि कोई भी व्यक्ति जब रेगुलर स्कीम में, देखिए कंपोजिशन स्कीम में आप हो और आप अंधाधुंध चल रहे हो चलेगा, क्योंकि उसमें इतने कंप्लायंसेस नहीं होते और इतना बेनिफिट भी नहीं होता है। आईटीसी बंदा नहीं लेता है कंपोजिशन स्कीम में, इंटर स्टेट सप्लाई वो नहीं करता है, परचेज पर वो अपनी पॉकेट से सामने वाली पार्टी को टैक्स दे रहा है और फिर सरकार को वापस सेल पे टैक्स दे रहा है कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन स्कीम वालों पर सरकार की इतनी नजर नहीं रहती है, लेकिन रेगुलर स्कीम पर खतरनाक तरीके से नजर रहती है, क्योंकि रेगुलर टैक्स पेयर बड़ा बेनिफिट उठाता है किसका? आईटीसी का। तो अगर आप इनपुट ले रहे हो तो आपके पास सारा रिकॉर्ड, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई और आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक एनी टाइम का है वो रहना जरूरी है। और आपको प्रॉपर कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, बिल होने चाहिए आपके पास, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सीक्वेंशियल नंबर्स के साथ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसकी डिटेल आपको जीएसटीआर 1 में डालनी है। साथ साथ में आपको एचएसएन और एसएससी कोड मैंडेटरी है, तो उसका भी ब्यौरा यहां पर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स है दोनों। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको एक कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिए और उस सॉफ्टवेयर पे आप अपनी परचेज चढ़ाना चालू कर दीजिए। आइटम इनवॉइस, इतने सारे आइटम है तो आइटम इनवॉइस बनाना चालू कर दीजिए और परचेज किया। जैसा कि आप कह रहे हो क्वार्टरली में 90-100 बिल होते हैं, तो 90-100 बिल चढ़ाने में आपको हार्डली 2 या 3 दिन लगेंगे, अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है तो भी बात कर रहा हूँ मैं। और फिर आप क्या करिए, प्रॉपर अगर आप जैसे मान लो दुकान से आप हर कस्टमर को बिल नहीं दे सकते हो, तो उस केस में कंसोलिडेटेड इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट अपनाइए। पूरे दिन भर का एक जॉइंट बिल बना लीजिए B2C में, और वो भी लेस देन 200 वाली वैल्यू का। और अगर 200 से ऊपर की वैल्यू है तो उस केस में तो आपको सेपरेट बिल बनाना होगा। तो आप उस सपोज मैं ये कह रहा हूं आपको, जैसे दिन भर में मेरा 20,000 रुपए का माल बिका, तो क्या मैं एक ही बिल 20,000 रुपए फाड़ दूं या 4-5 बिल फाड़ूं? देखो, एक ही बिल आप 20,000 का तब फाड़ सकते हो जब आपके पास कैश आ रहा है, तो आप उसको बता सकते हो कि आपने छोटी छोटी सप्लाई की। लेकिन जब आपके पास पैसा, ज्यादातर पैसा अकाउंट में आ रहा है और अकाउंट में मोर देन 200 रुपीज का वैल्यू आ रहा है, तो वो तो सेपरेट ट्रांजेक्शन हो गया ना। मान लो किसी ने 1200 दिया, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 5000 दिया, तो वो तो सेपरेट ट्रांजेक्शन है, तो उसका तो आपको सेपरेट बिल बनाना होगा। सपोज मान लो मेरे पास दिन भर में अकाउंट में 50 बार पैसा आया, तो क्या मुझे 50 बिल भरने होंगे 50 नाम से? 50 बिल बनाने होंगे, नाम से नहीं बनाने की जरूरत है। B2C के केस में रेसिपिएंट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ध्यान देना। आप रिटेल इनवॉइस बना सकते हो जिसको कहते हैं कैश मेमो, आपको बनाने तो पड़ेंगे लेकिन कैश मेमो बनाने पड़ेंगे। मतलब एक तरीके से मुझे हार्ड कॉपी मेंटेन करना, हार्ड कॉपी की भी जरूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर में आपके पास अकाउंटिंग होनी चाहिए। देखिए गवर्नमेंट के क्या नियम है, आपके पास अकाउंटिंग होनी चाहिए। अब वो अकाउंटिंग आप सॉफ्ट कॉपी यानी सॉफ्टवेयर में मेंटेन करें या आप हार्ड कॉपी यानी मैनुअल रजिस्टर में मेंटेन करें, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और जब वो डिमांड करे आपको उन रिकॉर्ड्स को उनको प्रेजेंट भी करवाना होता है। मतलब अगर उन्होंने डिमांड करा कि भैया देखो 28 तारीख में आपके खाते में 20,000 रुपए आए थे, तो मेरे पास 28 तारीख में 20,000 के बिल होना चाहिए, देखो 20,000 रुपए मेरे पास जो आए। एग्जैक्टली, क्योंकि हम एक व्यापारी हैं, हमने अगर कोई चीज सेल की है तो हमें सेल किया। देखो एक नियम है, आप समझना, इनवॉइस, अगर आप टैक्स इनवॉइस के रूल पढ़ोगे ना जीएसटी लॉ में, तो उसमें ये नियम है कि आप अगर कुछ सप्लाई कर रहे हो और अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हो तो सप्लाई के अगेंस्ट में इनवॉइस इश्यू करना मैंडेटरी है। बिना इनवॉइस के की गई सप्लाई एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, फ्रॉड है। और बिना सप्लाई के इनवॉइस इश्यू करना भी एक फ्रॉड है, बोलते हैं ना फेक इनवॉइस। तो बिना सप्लाई के इनवॉइस इश्यू करना भी फ्रॉड है और बिना इनवॉइस के सप्लाई करना भी क्या है, एक फ्रॉड एक्टिविटी, याद रखिएगा। अगर इनवॉइस का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार रख सकते हैं ना, जैसे कि ऊपर व्यक्ति का सिर्फ नाम और जो माल बिका है, माल तो जैसे मान लो कि अब एक व्यक्ति ने कम से कम 15 तरह का माल लिया, तो 15 तरह का माल तो लिख नहीं सकते, सिर्फ ये लिखना केस सेल और सामने उसकी अमाउंट। ना 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 नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, इसलिए क्योंकि आप उस स्टॉक की इनपुट ले रहे हो। तो अगर आपने स्टॉक की इनपुट ली है तो आपके पास स्टॉक जो आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना। अच्छा, तो आपको तो आइटम इनवॉइस बनाना पड़ेगा उस केस में। देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ इनवॉइसेस, आइटम इनवॉइस और अकाउंट इनवॉइस। अकाउंट इनवॉइस में आप ये सब चीजें कर सकते हो, जो सर्विस अगर हम दे रहे हैं, तो मैंने ये बोल दिया कि मैंने बच्चे को ट्यूशन फीस लिया, तो ट्यूशन फीस एक अकाउंट हो गया और मैंने उसके आगे ट्यूशन फीस का नंबर डाल दिया। उसमें मुझे चैप्टर लिखने की जरूरत नहीं कि मैंने उसको किस किस चैप्टर के अगेंस्ट में पैसा लिया। लेकिन जब आप आइटम इनवॉइस बनाते हो तो आपको आइटम का पूरा ब्यौरा होना चाहिए, जिसमें आइटम का नाम लिखो नहीं लिखो, उसका HSN कोड जरूरी है, याद रखिएगा, मैंडेटरी है। तो ये सब चीजें, अभी रूल से अगर अपन बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ रूल की बातें कर रहा हूं। अब रूल तोड़ने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं, तोड़ते भी होंगे,
बहुत लोग चैलेंज भी करते होंगे कि हम तो ऐसा नहीं करते हैं, वो हमें चैलेंज भी करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको, कि हम तो चल रहे हैं, हम तो सालों से कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। हाँ व्यवस्थित। अगर जैसे जो आपने देखी होगी छोटी बिल बुक बनती है, बड़ा सारा रजिस्टर रहता है, उसके अंदर एक ही पेज पे 6 बिल रहते हैं। नहीं देखो, बिल बुक का फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, याद रखना। आप किसी बिल को A4 साइज के पेपर में बनाएं, उसका आधे साइज में बनाएं, आप उसको आड़ा बनाएं, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में बनाएं, स्लिप मोड में बनाएं। हाँ, अपन रेलवे की टिकट की बात कर रहे हो ना, रेलवे टिकट कैसी होती, छोटी सी है ना, आपका बिजनेस कार्ड जैसी होती है, लेकिन वो भी बिल है। तो फॉर्मेट कोई भी होना चाहिए, फॉर्मेट के अंदर कंटेंट फिक्स होते हैं। और कैश मेमो में क्या होता है, कैश मेमो में कभी भी ध्यान देना, कस्टमर का नाम और एड्रेस नहीं होता है। मतलब किसको आपने बेचा वो जरूरी नहीं है, क्या बेचा वो जरूरी है मेंशन करना। जैसे अपन आज आप समझो, हम किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, रिलायंस स्मार्ट वगैरह हम जाते हैं, तो वो हमें एक पतली सी पत्ती जैसी स्लिप जैसा बिल निकाल के देते हैं। उसमें हमारा कोई हमारा कोई डिटेल नहीं होता, उसमें खाली प्रोडक्ट क्या क्या बेचा वो होता है? नाम ही नहीं पूछते कि आपका क्या नाम है, तो हाँ, नाम भी नहीं पूछते, वो बिल बना के दे देते हैं। और बिल में सारे आइटम का जिक्र होता है। आपने कोई अगर 5 रुपए का भी आइटम लिया है तो बकायदा उस आइटम का नाम, HSN, उसकी क्वांटिटी और उसकी रेट लिखी हुई होती है। तो वो एक तरह से आप उसको कह सकते हो आइटम इनवॉइस। तो आपको आइटम इनवॉइस इश्यू करना होगा। और कस्टमर का नाम, वैसे मैं आपको और बता दूं, B2C के केस में भी कस्टमर का नाम और एड्रेस मैंडेटरी हो जाता है जब 50,000 से ऊपर की वैल्यू का बिल हो। 50,000 से नीचे पर जरूरी नहीं है, 50,000 से ऊपर पर सामने वाले की आइडेंटिटी जरूरी है। और B2C लार्ज के केस में सामने वाले का पूरा नाम और एड्रेस होना चाहिए। B2C लार्ज यानी 1 लाख से ऊपर की सप्लाई, 1 लाख से ऊपर की सप्लाई आपने किसी दूसरे स्टेट के अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को की है तो उसको कहते हैं B2C लार्ज। बट सर B2C लार्ज में अगर अपन 1 लाख से ऊपर का बिल यही मेन स्टेट वाले की मतलब एमपी में फाड़ दिया तो वो B2C लार्ज कहलाएगा ही नहीं, वो B2C स्मॉल है। B2C स्मॉल में जाएगा। हाँ, स्मॉल में जाएगा। तो 2 रिक्वायरमेंट पूरी होना चाहिए B2C में, एक तो दूसरी स्टेट का हो और अनरजिस्टर्ड हो, 1 लाख से ऊपर और अनरजिस्टर्ड हो। सामने वाले का GST नंबर हुआ तो वो तो B2B में आ गया। एक B2B में तो आपको एक एक बिल चढ़ाना पड़ेगा, है ना। देखो एक और चीज समझो, B2C सप्लाई जो भी व्यापारी कर रहे हैं उनको कभी भी इनवॉइस वाइज डेटा नहीं डालना होता है GSTR1 में, है ना। लेकिन इनवॉइस मेंटेन तो करने पड़ते हैं ना। आप वो डेटा जो डालोगे समरी फिगर में, कंसोलिडेटेड फिगर में, वो डेटा लाओगे कहां से? इनवॉइस से तो आएगा वो डेटा। तो आपको बिल तो बनाने हैं। कर सकते हैं कि जो डेली अपन माल बेच रहे हैं उसका जो अपन ऐसे ही व्यक्ति को ऊपरी बिल बना रहे हैं, उससे अच्छा तो अपन उसका पक्का बिल ही बनाए, आराम से बैठ के जब फ्री हो जाए, हाँ, जब उसकी वैल्यू बना के उस पे वो चढ़ा दें, GST नंबर वगैरह चढ़ा के। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई बंदा रिटेल यानी किराना शॉप में बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो उसका ये कहना है कि सर मैं वहां लैपटॉप लेके नहीं बैठ सकता, मैं वहां प्रिंटर नहीं लगा सकता, मैं वहां कस्टमर को हैंडल करूं कि मैं ये काम करूं कि अभी छोटी छोटी वैल्यू की सेल हो रही है तो मैं हर वैल्यू की सेल में तो बिल नहीं बना सकता। तो उस केस में बिल बुक छपा लेना ज्यादा बढ़िया रहता है। बिल बुक छपाने का मतलब ये हो गया कि कोई बड़ी वैल्यू की सेल हुई तो बिल बना के दे दो कस्टमर को, और छोटी छोटी वैल्यू की सेल हुई तो बिल मत दो, उसका पूरा दिन भर का एक जॉइंट बिल फाड़ दो, कैश बिल, ठीक है। और वो आपकी रिकॉर्ड वहां मेंटेन होता जाएगा बिल बुक में। एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक कॉपी सामने वाला व्यक्ति ले जाएगा। और फिर आप पूरे महीने भर में, जैसे आपका महीना खत्म होता है, आप उन मैनुअल बिलों को अपने इन्वेंट्री सिस्टम पर, टैली पे या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो उस पर चढ़ा लो, जिससे आपको पता चल जाएगा आपको GSTR1 में कितनी सेल दिखानी है, कौन से नंबर से कौन सा नंबर तक का डॉक्यूमेंट दिखाना है, ठीक है। और जब आप किसी सॉफ्टवेयर में चढ़ाओगे तो HSN डिटेल ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना लेगा आपकी HSN कॉलम, वो कॉलम आप यहाँ GSTR1 में आके यहाँ चढ़ा दो, तो सारा GSTR1 का डेटा जो है आपको वो सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। आपको खाली उस सॉफ्टवेयर से डेटा डालना है यहाँ पर। अगर सॉफ्टवेयर भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो आप ये GSTR1 डायरेक्ट ही उस सॉफ्टवेयर से फाइल कर सकते हैं। जैसे टैली से आप डायरेक्ट GSTR1 फाइल कर सकते हो, आपको यहाँ पर पोर्टल पर आने की जरूरत ही नहीं है, ये काम कर सकते हो। और बाकी आइडिया से अभी जो चढ़ा रहे हो वो करना है तो वो तो हो जाएगा, लेकिन वो गलत है, मतलब टेक्निकली दैट इज रॉन्ग। हाँ, क्योंकि अब आप सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर में सारी सुविधा वो ये जो उसमें होती है टेली में, सारी फैसिलिटी है ना। तो बस आप इस सॉफ्टवेयर में एंट्रियां, मैनुअल बिलिंग करो सेल की, और इस सॉफ्टवेयर में एंट्रियां चढ़ाते रहो, तो आपकी अकाउंटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपके पास डेटा भी आ जाएगा, उस डेटा से आप रिटर्न भर लोगे। और ये काम आपको सिर्फ 1 क्वार्टर के लिए करना है, सिर्फ सिंगल क्वार्टर के लिए। सिंगल क्वार्टर में अगर आपने पूरी बिलिंग मेंटेन कर ली, सॉफ्टवेयर पे चढ़ा लिया, फिर उससे GSTR1 तैयार करके फाइल कर दिया, तो अगले क्वार्टर में आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
प्रैक्टिस में हो जाएगा। और एक बार कर लिया तो फिर ऐसे 10 कस्टमर बनाओ, 100 कस्टमर बनाओ, आपको आइडिया लग जाएगा मुझे ऐसे काम करना है। हाँ बिल्कुल, है ना। एक्सेल से क्या होगा ना, एक्सेल से हम सिर्फ ये जैसे परचेज आपने चढ़ा रखी तो आपके ये परचेज है, अब इन परचेज को आप यहाँ पर रेट वाइज कंसोलिडेट करके जोड़ के 12% वाली, 5% वाली, नीचे में ग्रैंड टोटल लगा के परचेज तो चढ़ा सकता हूँ, लेकिन कभी भी ध्यान देना परचेज तो आपको चढ़ानी नहीं पड़ती ना जीएसटी रिटर्न में। परचेज तो ऑटोमेटिक नजर आती है आपको, वो तो ऑटोमेटिक आ जाती है। मेन काम है सेल का, तो सेल मेंटेन करना आपने। ठीक है ना। और देखिए क्वार्टर, एक चीज और समझिए, पूरे क्वार्टर में अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपने जो यहाँ पर ये, हालांकि ये तो अप्रैल की ट्रांजेक्शन 1 महीने के है ना, तो 1 महीने में आपने परचेज कितने की, 41 ट्रांजेक्शन हुए खाली। तो 41 बिल है तो 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने होंगे, 120 बिल होंगे, 150 बिल होंगे। तो 150 बिल आपको परचेज की आप एंट्रियाँ भी कर सकते हो, सेल की भी चढ़ा सकते हो। 150 ज़्यादा से ज़्यादा 300 एंट्रियाँ होंगी आपकी, तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। और आप रेगुलर टैक्स पेयर हो तो रिकॉर्ड रखना भी मैंडेटरी है। करंट ईयर समेत पिछले 6 सालों के अकाउंटिंग आपके पास होनी चाहिए, कभी मांगी जाए तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन जहां तक देख रहा हूं इस पोर्टल पर, तो आपका 2017 से आप रजिस्टर्ड हो, 8 साल से आपका काम चल रहा है, तो 8 साल से चल रहा है तो फिर आपके पास तो 6 साल का तो रिकॉर्ड हो गई होगा 100%। तो सर अगर जैसे मान लो जो अपना इतने समय से देख रहा है जीएसटी का, उस व्यक्ति के पास रिकॉर्ड सारा टैली में होगा, तो वो अपने को चाहिए तो फिर टैली में ही लेना पड़ेगा, या फिर अदर फाइल भी अपन देख सकते हैं उसको? देखो, अगर संबंध जनरली क्या होता है, जब किसी से हम काम छीनते हैं, ठीक है, तो उससे संबंध भी खराब होते हैं, तो आपके वो संबंध नहीं रहे होंगे जैसे पहले रहे होंगे। अब आप उससे जो भी मांगोगे वो मना करेगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने आईडीए से जमा कराया। वो आपको, आप ये 90% केस में आप मान के चलो कि वो आपको सपोर्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो उस केस में आपको 1 अप्रैल से वापस नए सिरे से शुरुआत करनी, तो आप 1 अप्रैल से ही ओपनिंग बैलेंसेस डालते हुए अपनी शुरुआत कर सकते हैं। उसके भरोसे अब मत रहो। वैसे भी आपकी 1 अप्रैल से इनवॉइसिंग अलग चलेगी। ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे आईटीसी लेजर में, कैश लेजर में, ये आप ओपनिंग में चढ़ाकर आप काम चालू कर दो। इस 1 अप्रैल से नया काम चालू कर दो। अगर वो दे दे, उससे अच्छे संबंध है और वो डेटा आपको, अगर उसने कहीं मेंटेन किया हुआ, पहली बात तो वो क्यों देगा, उसने मेंटेन किया, आपने तो दिया नहीं उसको। तो नहीं, फीस दी लेकिन डेटा के लिए थोड़ी दी उसने, तो आपकी अकाउंटिंग की होगी, अगर की होगी तो वो मना कर देगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप जो मुझे बेचते थे उसी से मैंने चढ़ाया, दैट्स इट। ये कर देगा, क्या करोगे। बहुत लोग तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं कि सर मेरे तो जीएसटी पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड तक मेरा वो व्यक्ति नहीं दे रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं, फिर उसके फॉरगेट करनी पड़ती है आईडी और चेंज करवानी पड़ती है। सर जीएसटी पोर्टल पे जाके जो उसका ईमेल आईडी था, जीएसटी पोर्टल पे देखे ना, मैंने ईमेल आईडी चेंज किया था, लेकिन उन्होंने कुछ मैसेज कर दिया मुझे कि आपका कुछ उससे मैच नहीं हो रहा, इसलिए चेंज नहीं करा। हाँ, नहीं, वो जब तक उसकी ईमेल आईडी पर ओटीपी गया होगा, उसने नहीं डाला होगा, तो वो चेंज नहीं होगा। तो वो तो खैर वो चीज़ें बड़ी नहीं है, वो तो चेंज हो जाएगी। आप एक क्लाइंट अपने टीआरपी को, अपने प्रैक्टिशनर को कभी भी चेंज कर सकता है। क्लाइंट का अकाउंट है ना, क्लाइंट की इच्छा है उसके साथ काम करे नहीं करे, वो कौन होता है रोकने वाला। बट हमेशा अपने आईडी, अपनी आईडी होती है उसमें अपनी ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, खुद के आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हैं। क्लाइंट के पास तो ओटीपी तक नहीं जाता, ओटीपी तक उनके पास जाता है। तो सर मैंडेटरी कर रहा ना कि अपना मोबाइल नंबर तो आप क्लाइंट का ही डालोगे, वो मैंडेटरी हो गया। हाँ, पहले ये लोग इनका खुद का रख लेते थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब दोनों में से एक चीज तो डालना ही पड़ेगी। जैसे हमारे आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर है, वो नंबर जीएसटी की साइट पर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पे तो है सर, बस मैंने ईमेल आईडी चेंज करने के लिए भी डाला था इस पे। वो तो खैर चेंज हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है इतनी, ये तो आराम से आप चेंज करवा सकते हो। बट ये प्रॉपर आप मेरे हिसाब से बिल बना के काम करो, बढ़िया रहेगा। वो अभी तो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ है, अभी तो क्वार्टर खत्म होने में टाइम है, तो अभी से आप लग जाओ इसको। और अप्रैल के लिए फिर क्या तैयारी करूं, जो जीएसटी और अपना भुवन भरना उसके लिए? आप क्वार्टरली भर रहे हो ना, आप तो मंथली थोड़ी भर रहे हो। तो अपने को अप्रैल में, जून में सारी प्रोसेस पोर्टल पे करना पड़ेगी। हाँ, अपने को ये भरना है जुलाई में भरना है, ठीक है। 11 जुलाई से पहले भरना है अपने को। तो जुलाई से पहले मतलब आपको जून तक तो आपको पूरा व्यवस्थित डेटाबेस मेंटेन करना है, फिर उसके आधार पे आप जुलाई में फाइल करोगे। तो इसलिए आप इसको, आपके पास समय है अच्छे खासे, तो आप इन सारे परचेज और सेल को चढ़ाना चालू कर दो, और फिर उसके आधार पर ही अपन रिटर्न भरे, और वो रिकॉर्ड आपके पास हमेशा रहेंगे। तो आपकी बुक्स और जीएसटी पोर्टल पर डाला गया डेटा कभी भी अलग अलग नहीं चलेगा,
वो मैच होता हुआ चलेगा, तो वही चलना चाहिए। रिकंसिलिएशन एक चीज़ होती है ना, वो इसीलिए होती है कि बुक्स में जो चीज़ें हैं वो पोर्टल पे हो और पोर्टल में जो चीज़ें हैं वो बुक्स में हो, ऐसे। ठीक है, तो सर अभी मुझे क्या करना चाहिए? बिल बुक पहले तो मैं छपा लेता हूँ। सबसे पहले बिल बुक छपाओ, और जो आपका अप्रैल में जो भी सेल हुई है ना, अप्रैल में जो भी परचेस है उसके बेसिस पे जो मुझे पता चल जाएगा यार इतना माल अपना बिक गया है। हाँ, तो उसके आप एक बार सेल इनवॉइस बना लो, और फिर मई से तो आप उसको सिस्टमेटिक कर लो। और अकाउंटिंग जो है वो हमेशा बैंकिंग को ध्यान में रखते हुए करो, बैंक में जो पैसा जा रहा है उसको कहीं इग्नोर ना करो, ये भी ध्यान में रखो। तो उसके आधार पे आप सर बैंक में मैंने ये भी देखा था कि अप्रैल में से 3.5 लाख रुपए की मेरी खरीदी है, और अप्रैल में ही मेरे खाते में जो है वो 1,33,000 आया, तो क्या मैं 1,33,000 रुपए बिल भरूं? 1,33,000 आए तो हो सकता है कहीं उधारी भी चलती है क्या बुक्स में? उसमें सर उधारी उधर अगर कहीं मेंशन करना, क्योंकि जीएसटी पोर्टल वाला चलता है कि आपकी उधारी भी नहीं, पोर्टल पे नहीं रहता, लेकिन अगर हम उधार सेल बताएंगे तो वो सेल वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। तो सेल वैल्यू बढ़ाने के लिए हम डेटर्स भी बता सकते हैं, और अगर रियल में डेटर्स होते हैं जो आस पड़ोसी कोई अगर किन्हीं के खाते चलते हैं अगर अपनी दुकान पे, तो आप उनको उनका कितना कितना वैल्यू बन रहा है उनकी भी पूरी लिस्ट बना लो, वो लिस्ट आप उनका सेल मार दो, सेल की एंट्री पास कर लो, तो आपके क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड भी चलता जाएगा साथ साथ में। अच्छा सर, क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड ना रखें अपन, और अगर जैसे मैंने आपको बताया खाते में 1,33,000 आए, तो फिर वो सेल है आपकी, वो सेल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है वो फिर। तो मतलब इंक्लूडिंग टैक्स है ना वो? तो हाँ बिल्कुल। इंक्लूडिंग टैक्स के वो 1,33,000। और कुछ सेल आप कैश सेल भी दिखा सकते हो फिर उस केस में, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 60% पैसा आपको ऑनलाइन ही आता है आज की तारीख में, तो थोड़ा बहुत 20% अपन बता देते हैं कि मेरे पास कैश है। हाँ, थोड़ा बहुत आप कैश सेल भी बता सकते हो ऐसा। ठीक है, अब जिस हिसाब से मेरा टर्नओवर है, इसमें टर्नओवर पता चलेगा क्या जीएसटी साइड पे? हाँ, टर्नओवर पता चल जाएगा ना, टर्नओवर पता चल जाएगा। चारों आपका एनुअल रिटर्न देखोगे उसमें आपकी पूरे 12 महीने की सेल नजर आएगी आपको, मैं बताता हूँ। ये आप रिटर्न्स में जाओ, ये रिटर्न्स में आप एनुअल रिटर्न्स में जाओ, अभी आया नहीं ये फॉर्म, अभी आया नहीं एनुअल रिटर्न का फॉर्म। बाकी आप यहाँ से जा सकते हो, एनुअल रिटर्न में भी जा सकते हो, यहाँ से भी टर्नओवर आपको पता चल जाएगा आपका, ठीक है। और उसके अलावा आप ये जो रिटर्न डैशबोर्ड है ना, जैसे आपने GSTR 1 भरा होगा सपोज, तो सारे GSTR 1 का कंसोलिडेटेड फिगर भी आप डाउनलोड करोगे ना अगर सारे पीरियड का, तो वो उससे भी पता चल जाएगा आपका टर्नओवर कितना है। पूरे फाइनेंशियल ईयर सारे एक क्वार्टरली करके खोलो और उसको टोटल करते जाओ, कहीं की वो लेके बैठो कॉपी पेन, और आप क्वार्टरली आप इसको ओपन करते जाओ। जैसे ये 2024-25 का है, आप पहला क्वार्टर का ओपन करो, पहले क्वार्टर की सेल पूरी रिकॉर्ड कर लो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरे करो, चौथे करो, तो आपको सारा फिगर जब जोड़ोगे तो आपको पूरा टर्नओवर नजर आ जाए कि सेल कितनी है आपकी। वो टर्नओवर में सर अपन ये भी देख सकते हैं ना, जैसे मान लो 24-25 में मैं मेरी परचेसिंग देखूं, सपोज कि मेरी परचेसिंग 1 लाख की हुई है ना, और 24-25 में अपन इसका टोटल देखें तो अपने को ये भी आइडिया हो जाएगा कि अभी तक कितने परसेंट जोड़ के बता रहा है। हाँ, वो तो आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना % सेल किया। नहीं मतलब इसमें ये आइडिया लग जाएगा कि ये शुरू से अभी तक क्या कर रहा है कि भैया मेरी प्रॉफिट क्या बता रहा है, क्योंकि एक्चुअल में कुछ चीजों पे प्रॉफिट सिर्फ 1% होता है। नहीं, प्रॉफिट इससे नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि उसका कारण बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पूरा परचेज किया जो पूरा सेल कर दिया हो, तो स्टॉक भी तो है ना, तो बिना स्टॉक के आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी पता करोगे? तो सर अपने को प्रॉफिट कितना बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आइटम पे वो तो आपने रिटर्न भी तो ये ITR भी तो भरवाए होंगे किसी से। ITR भी यही भरता है ना। हाँ, तो आप तो इसमें क्या करो, इन डेटा के आधार पर परचेज और सेल निकाल लो, उससे आपकी इनकम पता पड़ जाएगी, दोनों के बीच का वेरिएंस पता पड़ जाएगा, इनकम उसके हिसाब से ITR भी भरा जा सकता है। अच्छा। और अगर लगता है कि भाई परचेज के बराबर सेल दिखा रखी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस केस में क्लोजिंग स्टॉक बताते हुए हमारा प्रॉफिट बढ़ाकर भी ITR फाइल कर सकते हैं, तो स्टॉक भी रख सकते हैं, क्योंकि पूरा खाली तो कोई नहीं होता कभी भी। हाँ, ये तो नहीं है सर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम अपनी दुकान में कब परचेज करते हैं, जब उसकी एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी टच हो जाती है, मिनिमम लेवल, है ना। जैसे मान लो किसी शक्कर की बात करता हूँ, तो शक्कर आपके पास आप जैसे 1 टन खरीदते हो, मतलब 1 क्विंटल खरीदते हो, तो आपको पता है कि जैसे ही ये 20 या 25 किलोग्राम बचेगी और मुझे वापस ऑर्डर करना है,
तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक एनी टाइम कितना रहता है। ये ठीक है, तो ये आप करिए, और कोई इश्यू हो तो मेरे से बात करिएगा आराम से, आई विल गाइड यू। थैंक यू सो मच, काफ़ी आज के लिए इतना। ओके।